बचपन की वो कविता तो हम सबने सुनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और रात में आसमान को देखकर ये सोचा भी होगा कि ये टिमटिमाते हुए डॉट्स हैं क्या, मतलब कहाँ से आए, और सबसे बड़ा सवाल, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ कविता तक ही नहीं रहते, ये विज्ञान के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल हैं। आज हम इन्हीं सवालों की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है एनसीईआरटी क्लास 11 की भूगोल की किताब का दूसरा चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। हाँ, और हमारा मकसद इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम इसके ज़रूरी हिस्सों को, खास तौर पर जो यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें एक कहानी की तरह समझेंगे, एक दिलचस्प बातचीत की तरह। बिल्कुल, ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर पृथ्वी पर जीवन की पहली चिंगारी तक का जो सफर है, उसे हम परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जब इंसानों ने पहली बार थोड़ा व्यवस्थित तरीके से सोचना शुरू किया, तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर उनके शुरुआती अंदाजे क्या थे? देखिए, शुरुआती दौर में आज जैसे टेलीस्कोप तो थे नहीं, तो उनके जो सिद्धांत थे वो ऑब्जर्वेशन और लॉजिक का एक तरह से मिश्रण थे। सबसे जो मशहूर आइडिया था वो था निहारिका परिकल्पना, जिसे हम नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अच्छा, ये नाम सुना हुआ है। इसे इमैनुअल कांट ने दिया था, है ना? जी हाँ, पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने और बाद में गणितज्ञ लाप्लास ने 1796 में इसे और बेहतर किया। नेब्यूला मतलब गैस का कोई बहुत बड़ा बादल। तो क्या उनका ये मानना था कि सब कुछ एक ही बादल से बना है? एकदम सही। उनका मानना था कि बहुत पहले हमारे सूरज की जगह गैस और धूल का एक बहुत बड़ा, धीरे धीरे घूमता हुआ बादल था। इसी को निहारिका कहा गया। समय के साथ ये बादल ठंडा होने लगा और ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगा। अच्छा, जैसे कोई आइस स्केटर घूमते हुए अपने हाथ अंदर करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, कुछ वैसा ही। बिल्कुल, यही एनालॉग है। जैसे ही वो बादल सिकुड़ा, उसके घूमने की रफ्तार तेज हो गई। ओके, ये तो समझ में आ रहा है, पर इससे ग्रह कैसे बने? जब रफ्तार बहुत तेज हो गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उस बादल से एक के बाद एक छल्ले रिंग्स अलग होते गए। बीच का जो बड़ा हिस्सा था वो सिकुड़कर सूरज बन गया, और वो जो छल्ले थे वो ठंडे होकर आज के ग्रहों में बदल गए। ये उस समय के हिसाब से तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया था। लेकिन ये अकेला आइडिया तो नहीं था ना। हाँ। मैंने एक और थ्योरी के बारे में पढ़ा है जिसमें एक दूसरे तारे का जिक्र आता है। सही पकड़ा आपने। 1900 के आसपास चैम्बरलेन और मोल्टन ने एक दूसरी कहानी सोची। उन्होंने कहा कि हमारा सूरज तो पहले से था, लेकिन उसके पास से एक बहुत बड़ा तारा गुजरा, और उस तारे की ग्रेविटी ने सूरज से कुछ हिस्सा खींच लिया। हाँ बिल्कुल, उसकी जबरदस्त ग्रेविटी ने हमारे सूरज की सतह से सिगार के आकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर खींच लिया। हाँ, और यही खिंचा हुआ हिस्सा बाद में टूटकर ग्रहों में बदल गया। तो ये जो शुरुआती आइडियाज थे वो एक तरह से बस हमारे सोलर सिस्टम को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सोच ही बदल दी। वो क्या था? वो एक ऐसी खोज थी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। इन सभी पुरानी थियरीज में एक बात कॉमन थी, वे सब मानकर चल रही थीं कि ब्रह्मांड ज्यादातर स्थिर है, स्टैटिक है। लेकिन 1920 में एडविन हबल नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने साबित कर दिया कि ये सच नहीं है। उन्होंने क्या साबित किया? उन्होंने साबित किया कि ब्रह्मांड तो फैल रहा है। एक मिनट, ब्रह्मांड फैल रहा है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब था कि सारी आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और ये कोई छोटा मोटा फैक्ट नहीं था, ये एक गेम चेंजर था। अगर सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि अतीत में कभी ना कभी सब कुछ एक ही जगह पर रहा होगा। और यहीं से बिग बैंग थ्योरी का जन्म हुआ। बिल्कुल। किताब में इसे समझाने के लिए एक गुब्बारे का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। जैसे एक बिना फूले गुब्बारे पर हम कुछ डॉट्स बना दें, और फिर जैसे जैसे आप गुब्बारे को फुलाएंगे वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। हमारी आकाशगंगाएं बिल्कुल उन डॉट्स की तरह हैं। और एक और दिलचस्प बात, क्या? गुब्बारे पर बने डॉट्स खुद नहीं फैलते, उनके बीच की जगह फैलती है। वैसे ही आकाशगंगाएं खुद नहीं फैल रही, उनके बीच का स्पेस यानी अंतरिक्ष फैल रहा है। ओके, तो अगर हम समय में बिल्कुल पीछे जाएं तो हर चीज एक बिंदु पर थी, उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं ना? पर ये कॉन्सेप्ट दिमाग चकरा देता है। लगभग शून्य वॉल्यूम में अनंत तापमान और अनंत घनत्व, इसे कोई कैसे समझे?
ईमानदारी से कहूं तो ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव से इतना ज्यादा अलग है कि इसे पूरी तरह से समझना लगभग नामुमकिन है। आप बस ये सोचिए कि पूरे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा और सारा पदार्थ एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में सिमटा हुआ था। और फिर आज से लगभग 13.7 अरब साल पहले एक महाविस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और ये कोई आग का गोला नहीं था जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ये स्पेस का ही एक तरह से एक्सपेंशन था। विस्फोट के बाद पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बनना शुरू हो गया था। 3 मिनट के अंदर? इतनी जल्दी? हाँ, और फिर लगभग 3 लाख साल बाद तक ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया, करीब 4,500 केल्विन तक, कि एटम पूरी तरह से बन सकें। और इसी पल ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। मतलब लाइट पहली बार बिना किसी चीज से टकराए लंबी दूरी तक जा सकती थी। ठीक है, तो बिग बैंग ने हमें एक फैलता हुआ ब्रह्मांड दिया जिसमें कच्चा माल यानी एटम्स मौजूद थे। पर इससे तारे और ग्रह कैसे बने? ये प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? ये भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बिग बैंग के बाद भी पदार्थ का जो फैलाव था वो पूरी तरह से एक जैसा नहीं था। कहीं पर थोड़ा ज्यादा मैटर था, कहीं थोड़ा कम, और जहां भी थोड़ा ज्यादा था वहां ग्रेविटी भी थोड़ी ज्यादा थी। तो ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया? बिल्कुल, उसने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू किया और इन्हीं झुंडों से आकाशगंगाएं बनी। तो अरबों सालों में ये झुंड बड़े होते गए और उन्होंने अरबों खरबों तारों के विशाल समूहों का रूप ले लिया, जिन्हें हम आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। एकदम सही। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे इतनी बड़ी है कि लाइट को भी इसे एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लगभग 1 लाख साल लग जाते हैं। कमाल है। तो इन गैलेक्सीज के अंदर तारों का जन्म कैसे हुआ? क्या ये वही नेबुला वाली कहानी फिर से आती है? हाँ, कांट और लैप्लास का जो बेसिक आइडिया था वो सही था, बस उसका स्केल अलग था। गैलेक्सीज के अंदर हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल होते हैं, जिन्हें हम निहारिका या निब्यूला कहते हैं। ग्रेविटी इन बादलों के अंदर गैस के घने गोले बनाती है। जब ये गोले बहुत ज्यादा घने और गर्म हो जाते हैं तो उनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है और बूम, एक नया तारा पैदा हो जाता है। बिल्कुल, और ये प्रक्रिया लगभग 5 से 6 अरब साल पहले शुरू हुई थी। और इन नए नवेले तारों के चारों ओर जो धूल और गैस बची, उसी से ग्रह बने। वो एक शब्द है किताब में, ग्रहाणु या प्लैनेसिमल्स। ये क्या है? क्या ये कॉस्मिक धूल के गोले जैसे हैं जो बस बड़े होते जाते हैं? कॉस्मिक धूल के गोले, हाँ, ये सोचने का एक बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले धूल के कण आपस में चिपककर कंकड़ बनाते हैं, फिर ये कंकड़ जुड़कर पत्थर, पत्थर जुड़कर चट्टानें, और फिर ये चट्टानें जुड़कर पहाड़ों जितने बड़े पिंड बनाती हैं। इन्हीं पहाड़ जैसे पिंडों को ग्रहाणु कहते हैं। ये ग्रहों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इसका मतलब है कि शुरुआती सोलर सिस्टम एक बहुत ही खतरनाक कंस्ट्रक्शन साइट जैसा रहा होगा, जहां ये पहाड़ जितने बड़े ग्रहाणु हर तरफ एक दूसरे से टकरा रहे थे। बिल्कुल, आप इसे एक अरबों साल तक चलने वाला कॉस्मिक डेमोलिशन डर्बी समझ सकती हैं। जो ग्रहाणु सबसे बड़े होते गए, उनकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा थी और उन्होंने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को अपने अंदर खींच लिया। इसी टक्कर और जुड़ाव की प्रक्रिया से हमारे ग्रह बने। तो अब हमारे पास ग्रह हैं, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में इतने अलग-अलग तरह के ग्रह क्यों हैं? मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह हैं और बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस के गोले भी? इसका जवाब है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई ग्रह सूरज से कितनी दूरी पर बना है। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले पूरा हुआ था। जो ग्रह सूरज के करीब बने, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा थी। हाँ, वहां तापमान इतना ज्यादा था कि गैसें जम ही नहीं पाईं। ऊपर से युवा सूरज से एक बहुत शक्तिशाली सौर पवन, मतलब सोलर विंड, निकल रही थी। उसने इन ग्रहों के पास की लगभग सारी गैस और धूल को उड़ा दिया। इसलिए ये ग्रह छोटे, चट्टानी और ज्यादा डेंसिटी वाले बने। और बाहरी ग्रहों के साथ इसका ठीक उल्टा हुआ होगा। बृहस्पति, शनि, एग्जैक्टली। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जैसे बाहरी ग्रह सूरज से बहुत दूर बने। वहां सौर पवन कमजोर थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। इस वजह से वे अपनी गैसों को पकड़कर रख पाए और आकार में बहुत विशाल हो गए। वो एक तरह से गैस के महादानव हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अलग अलग तरह के ग्रह हैं और हम उनमें से एक चट्टानी ग्रह पर खड़े हैं। चलिए पृथ्वी पर जूम इन करते हैं। जब ये उन ग्रहाणुओं की टक्कर से बनी थी, तब ये आज जैसी नीली और हरी तो नहीं दिखती होगी। बिल्कुल नहीं। शुरुआती पृथ्वी नरक जैसी जगह थी।
एक गर्म, चट्टानी और वीरान गोला। इसका वायुमंडल भी आज जैसा नहीं था। उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थीं, जिन्हें सौर पवन ने जल्द ही उड़ा दिया। लेकिन असली बदलाव पृथ्वी के अंदर हो रहा था। आप उस विभेदन यानी डिफ्रेंसिएशन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। किताब में लिखा है कि भारी पदार्थ केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ सतह पर आ गए। ये सुनने में तो बहुत शांत प्रक्रिया लगती है। शांत? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही हिंसक और उथल-पुथल वाली प्रक्रिया थी। आप कल्पना कीजिए कि पूरी की पूरी धरती पिघली हुई चट्टान और धातु का एक विशाल गोला है। इस पिघले हुए महासागर में लोहा और निकेल जैसे भारी तत्व धीरे धीरे नीचे डूब रहे थे। जैसे पानी में पत्थर डूबता है। हाँ, ठीक वैसे ही। खरबों टन लोहा पिघली हुई चट्टानों के बीच से रास्ता बनाते हुए पृथ्वी के केंद्र में इकट्ठा हो रहा था। और इसी उथल-पुथल से पृथ्वी की परतें बनी, कोर, मैंटल और क्रस्ट। हाँ, लोहे ने केंद्र में जाकर कोर बनाया। जो हल्के सिलिकेट वाले पदार्थ थे वे ऊपर तैरते रहे और उन्होंने मैंटल और सबसे बाहरी पतली परत क्रस्ट बनाई। और इसी ने पृथ्वी को वो मैग्नेटिक फील्ड दी जो आज हमें खतरनाक सोलर रेडिएशन से बचाती है। और इसी दौरान हमारे चांद का भी जन्म हुआ। द बिग स्प्लैट वाली थ्योरी तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। और शायद ये उससे भी ज्यादा नाटकीय घटना थी। थ्योरी ये है कि जब पृथ्वी बनी रही थी तब मंगल ग्रह के आकार का एक और पिंड सीधा आकर उससे टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यही मलबा पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से जुड़कर हमारा चांद बन गया। वाह! तो अब हमारे पास एक परतदार, ठंडी होती हुई पृथ्वी है और उसका एक चांद भी है। लेकिन सबसे जरूरी चीजें, हवा और पानी, अभी भी गायब है। वो कहाँ से आए? वो पृथ्वी के अंदर से ही आए। इस प्रक्रिया को गैस उत्सर्जन या डीगैसिंग कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हो रही थी, उसकी सतह पर ज्वालामुखी फटने लगे। इन ज्वालामुखियों से सिर्फ लावा ही नहीं, बल्कि भारी मात्रा में गैसें और जलवाष्प यानी वाटर वेपर भी निकली। तो हमारे वायुमंडल का दूसरा वर्जन ज्वालामुखियों से निकला। इसमें कौन सी गैसें थीं? इसमें मुख्य रूप से जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया थी। लेकिन एक चीज लगभग गायब थी। क्या? ऑक्सीजन। एक मिनट, ऑक्सीजन नहीं थी। ये तो सबसे जरूरी चीज है। तो हम आज जिस हवा में सांस लेते हैं वो कैसे बनी? ये तीसरा और सबसे क्रांतिकारी चरण था और इसका पूरा श्रेय जाता है जीवन को। जब ज्वालामुखियों से निकली जलवाष्प ठंडी होकर बारिश के रूप में बरसी और उसने महासागरों को बनाया, तो उन महासागरों में जीवन पनपना शुरू हुआ। कुछ शुरुआती जीवों ने प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नाम की कमाल की प्रक्रिया सीख ली, जिसमें वे सूरज की रोशनी को खाने में बदलते हैं और ऑक्सीजन को एक वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर छोड़ते हैं। बिल्कुल। अरबों सालों तक इन छोटे छोटे जीवों ने वायुमंडल में ऑक्सीजन पंप करना जारी रखा। धीरे धीरे यही ऑक्सीजन जमा होती गई और इसने हमारे वायुमंडल को आज का रूप दिया। तो एक तरह से जीवन ने ही अपने रहने लायक माहौल तैयार किया। यही तो कमाल की बात है। और आपने महासागरों का जिक्र किया, उनकी कहानी क्या है? क्या वो बस लाखों साल तक चली एक लगातार बारिश का नतीजा थे? आप इसे ऐसे ही समझ सकती हैं। गैस उत्सर्जन से जो जलवाष्प निकली थी वो वायुमंडल में जमा होती गई। जैसे ही पृथ्वी की सतह थोड़ी ठंडी हुई, इस सारी जलवाष्प संघनित होकर बारिश में बदल गई। और ये कोई आम बारिश नहीं थी। ये शायद हजारों लाखों सालों तक चलने वाली एक मूसलाधार, कभी न खत्म होने वाली बारिश थी। इसी पानी ने पृथ्वी के गड्ढों को भरा और लगभग 4 अरब साल पहले महासागरों का निर्माण किया। तो अब हमारे पास एक ठंडी होती पृथ्वी है, ऑक्सीजन वाला वायुमंडल है और पानी से भरे महासागर भी हैं। कहानी का आखिरी हिस्सा, जीवन की शुरुआत। वैज्ञानिक इसके बारे में क्या कहते हैं? ये अब भी विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये है कि जीवन की शुरुआत एक रासायनिक प्रक्रिया के तौर पर हुई। महासागरों में, जिन्हें हम प्राइमोर्डियल सूप भी कहते हैं, सभी जरूरी केमिकल्स मौजूद थे। बिजली कड़कने या ज्वालामुखियों से मिली ऊर्जा ने इन केमिकल्स को आपस में जोड़कर और जटिल अणु यानी मॉलिक्यूल्स बनाए। और इन्हीं में से कोई एक मॉलिक्यूल इतना खास था कि वो अपनी कॉपी बना सकता था। बिल्कुल। किसी पॉइंट पर एक ऐसा मॉलिक्यूल बना जो अपनी प्रतिकृति, अपनी कॉपी बना सकता था। और बस यहीं से जीवन का खेल शुरू हो गया। हमारे पास जो सबसे पुराने जीवाश्म हैं वो चट्टानों में मिली सूक्ष्म संरचनाएं हैं। ये लगभग 3.8 अरब साल पुराने हैं और एक कोशिकीय बैक्टीरिया के रूप में थे। और उन्हीं एक कोशिकीय जीवों से अरबों साल के विकास के बाद आज हम यहाँ बैठकर इस बारे में बात कर रहे हैं।
यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल हमें दिखाती है कि कैसे उस पहली कोशिका से आज की इतनी विविधता वाली दुनिया का विकास हुआ। तो आज हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, एक घूमते हुए गैस के बादल के आइडिया से लेकर बिग बैंग की सच्चाई तक, तारों के जन्म से लेकर ग्रहों की हिंसक टक्करों तक, और फिर पृथ्वी के अंदर की आग से लेकर उसके ऊपर जीवन की पहली सांस तक। ये सच में एक अविश्वसनीय कहानी है। और ये हमें याद दिलाती है कि हमारा अस्तित्व अरबों साल की कॉस्मिक और जियोलॉजिकल घटनाओं की एक बहुत लंबी चेन का नतीजा है। हम सब स्टारडस्ट से बने हैं, सचमुच। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 अरब साल पुराना है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 3.8 अरब साल पहले हुई। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड लगभग 10 अरब सालों तक बिना पृथ्वी पर जीवन के मौजूद था। जी। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि उस विशाल समय के दौरान ब्रह्मांड में और